नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने आगे के प्रश्नों के बारे में कंटिन्यू चर्चा करते हैं, तो अभ्यास प्रश्नों में 5 प्रश्नों तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। छठा प्रश्न है, सजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो देखिए, सजातीय श्रेणी के बारे में हम समझ चुके हैं कि भाई कोई भी कार्बनिक श्रृंखला में है, उसमें यदि उसी जाति का समूह जुड़ता है तो उस श्रेणी का नाम सजातीय श्रेणी होगा। तो क्या होगी? यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापित करने की विधि को समजातीय श्रेणी कहते हैं। मतलब एक ही प्रकार की श्रृंखला से बनी संरचना, जैसे उसके जगह यदि एक हाइड्रोजन हटता है तो उस हाइड्रोजन की जगह, जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ, CH3CH2। अब यहाँ पर एक बॉन्ड खाली है। अब इस खाली बॉन्ड की जगह हो सकता है ये जुड़ जाए, हो सकता है ये हो, ये। तो ये चारों ही क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। तो फिर ये जैसे ये जोड़ दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होगा, इसका जुड़ने का जो तरीका है CH2OH, ये जोड़ दिया मैंने। 3 नहीं होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा। तो ये जोड़ेंगे तो फिर ये सजातीय श्रेणी का एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में मत करना भले, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया इसको। फिर प्रश्न पूछा है, भौतिक रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में, देखो एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बहुत आसान है। देखिए, एथेनॉल जो होता है इसमें शराब जैसी गंध आती है क्योंकि ये तो एल्कोहल होता है, लेकिन इसमें सिरके जैसी गंध आती है, यानी खट्टा, तीखी खट्टाई की सुगंध आती है। इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है, लेकिन इसका स्वाद खट्टा होता है क्योंकि ये तो अम्ल है, एथेनोइक अम्ल। यह ज्वलनशील है और यह ज्वलनशील नहीं है, यानी अज्वलनशील है, ठीक है। इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका क्वथनांक जो है 118 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। चाहे तो इसको केल्विन में भी लिख सकते हैं, जो हमारी बुक में नोट्स में हमें लिखा था। और क्या अंतर है इनके बारे में? देखिए, यह लिटमस पत्थर के प्रति उदासीन है, यानी कि ये अम्लीय होता है, नशारी होता है, ठीक है। लेकिन ये लाल लिटमस नीले को लाल कर देता है, मतलब ये अम्ल होता है, अम्ल होता है, ये नाम ही लिखा हुआ अम्ल। यह सोडियम हाइड्रोजन NaOH के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो ये हो गई अंतर की एक सारणी इसके पास में, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से करना है इस प्रश्न को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए 8वां प्रश्न, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या एथेनॉल एक दूसरे के विलायक में भी मिसेल का निर्माण करते हैं? तो ये प्रश्न क्या कहना चाह रहे हैं कि जब साबुन को हम जल के अंदर डाल रहे हैं तो मिसेल का निर्माण क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? दूसरा, क्या एथेनॉल जैसे दूसरे विलायक में भी मिसेल का निर्माण होगा? यदि इस साबुन को एथेनॉल में डाल दिया जाए तो क्या मिसेल का निर्माण होगा? बहुत ही मतलब तर्क और चिंतन वाला प्रश्न है। तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। जब हम साबुन या किसी अपमार्जक को पानी में मिलाते हैं तो उसके अणु परस्पर एकत्रित होकर गुच्छों का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे मिसेल कहते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें एक लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ और एक ऋणात्मक सिरा होता है। इस मिसेल में पूंछ अंदर की ओर चिपकी रहती है और सिरे बाहर की ओर इंगित होते हैं। हाइड्रोकार्बन जल विरोधी तथा सिर जो है जो जल रागी स्वभाव का होता है। ये तो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया इसके बारे में। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि एथेनॉल को एथेनॉल में डाल दिया जाए तो क्या वो जाग उत्पन्न करेगा? नहीं, एथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में मिसेल का निर्माण नहीं होता है क्योंकि ये ध्रुवीय विलायक नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो लैंग्वेज लिखी हुई लैंग्वेज क्या है। ये लैंग्वेज कुछ नहीं है, हमने जो एक संरचना बनाई थी इस प्रकार की, ठीक है, और पीछे CO- लगाया था। तो वहाँ पर हमने क्या समझाया था, पीछे वाला भाग होता है इसको पूंछ कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन भाग है जो चिकनाई में घुलता है। आगे वाला भाग जो होता है उसको सिर कहते हैं। ये ध्रुवीय भाग होता है। ये जल रागी होता है। जल रागी मतलब जल की ओर आकर्षित होता है, और ये जल विरोधी होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में ये चर्चा कर रहा है। जब साबुन जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ऐसी बहुत सारी संरचनाएं बनाता है, गुच्छनुमा संरचना, जिसे कहा जाता है मिसेल, और इसी मिसेल से गंदगी साफ होती है। तो आप चाहो तो ये प्रश्न भले ही मत करना, कोई ज़रूरी नहीं अपनी नोटबुक में करने का, ठीक है। समझना था, हमने समझ लिया इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न नमा, कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? अब जो कार्बनिक यौगिक है उनका उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो कार्बन और उसके यौगिक का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोग जो है वो ईंधन के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि अधिकांश कार्बन यौगिकों को जलाने पर प्रचुर मात्रा में ताप और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। देखिए, ऊष्मा मिलती है, इसीलिए गाड़ी, मोटरसाइकिल, इंजन वगैरह इतने वाहन चलते हैं, वो सिर्फ ऊष्मा की वजह से चलते हैं। जब हम कार्बन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ताप और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अतः कार्बनिक यौगिक को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे बड़ा इसका जो रीजन है वो है ऊष्मा, यानी ताप और प्रकाश, ठीक है।
पेट्रोल, डीजल, ये जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं इनका ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, चाहे वो मीथेन गैस ही क्यों ना हो, क्योंकि ये क्या उत्पन्न करते हैं, ऊष्मा, और ऊष्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप चाहो तो अपनी नोटबुक में कर सकते हो। अगला प्रश्न 10वां, कठोर जल साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझिए। जब कठोर जल साबुन के साथ अभिक्रिया करेगा तो झाग किस प्रकार बनेंगे या क्या बनेंगे उसके बारे में बताना हमें। तो जब हम कठोर जल से साबुन मिलाते हैं तो साबुन मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण बनाता है। मैंने आपको कहा था कि RCOONA ये साबुन का सूत्र होता है, लेकिन कठोर जल में डालते ही सूत्र बन जाएगा RCOO, या तो यहाँ CA आ जाएगा या यहाँ Mg आ जाएगा। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जो होते हैं वो एक अवशेप बना देते हैं। अवशेप मतलब पपड़ी जैसी संरचना बना देते हैं जो कि मिसेल नहीं बना पाता, तो फिर गंदगी भी नहीं हटेगी। कैल्शियम लवण से अभिक्रिया करता है जिससे मुश्किल से ही झाग उत्पन्न होता है, कुछ अघुलनशील पदार्थ का निर्माण हो जाता है, और वो अघुलनशील पदार्थ है अवशेप। ठीक है, अवशेप लिख सकते हो यहाँ पर, जिसकी वजह से वो सफाई की क्रिया नहीं करता। ये कारण आप बता सकते हो इसमें। चाहो तो ये प्रश्न मत करना, भले हमने समझी हुई चीज़ है ऑलरेडी, आपका काम भी नहीं बढ़ेगा। यदि आप लिटमस पत्थर से साबुन की जांच करें तो आपका परीक्षण क्या होगा। साबुन की जांच करनी है हमें कि साबुन अम्लीय है या सारी है। साबुन में लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सार होता है जो कि लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी साबुन की प्रकृति हमेशा कैसी होती है, सारीय प्रकृति होती है। आप इसका टेस्ट हल्दी से भी कर सकते हो। यदि हल्दी को साबुन के पानी में मिला दी जाए तो हल्दी लाल हो जाएगी, और जब हल्दी लाल होती है तो इसका मतलब ये पदार्थ कैसा है, ये सारीय पदार्थ है। ये प्रश्न आप कर लीजिएगा, छोटा सा ही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। देखिए, हाइड्रोजनीकरण मैं आपको बता चुका हूँ कि एक हाइड्रोजन ऐड हो जाता है कोई भी में, और वहाँ से एक बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ से वनस्पति तेल जो होता है उसे वनस्पति घी बना सकते हैं। ठीक है, यानी संतृप्त असंतृप्त से हमने कैसे बना लिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना लिया, वो भी किसकी उपस्थिति में, निकेल की उपस्थिति में। तो ये रहे 2 कार्बन, ये रहा डबल बॉन्ड, इससे कोई कार्बनिक श्रृंखलाएं जुड़ी हुई यहाँ पर RR। ठीक है, इसका हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो बॉन्ड टूट जाएगा, तो संयोजकता कम पड़ जाएगी। उस संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन खुद जगह पे आ जाएंगे। तो इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या, देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को प्लेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या निकेल, हाइड्रोजन गैस से गुजारकर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। देखिए, असंतृप्त से संतृप्त बना लिया हमने। अतः वनस्पति घी को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों का निर्माण किया जा सकता है, या ऐसे भी कहें कि वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाया जा सकता है। ठीक है, ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा चेंज कर लेना। वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति घी बनाया जा सकता है, ये लिखना आपको। ये इसका औद्योगिक अनुप्रयोग है सबसे बड़ा। ठीक है, प्रश्न कर लीजिएगा, अच्छा है। 13वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए हाइड्रोजन C2H6, C3H8, C3H6, C2H2 और CH4 में किस में संकलन अभिक्रिया होती है। संकलन का मतलब है संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो किस में होती है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में होती है। असंतृप्त का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो उसकी जगह कोई दूसरा नया पदार्थ आ जाएगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में संकलन की क्रिया होती है। अब हम कैसे पहचान करें, हमें पहचान करने के लिए क्या करना है, देखिए, या तो जो कार्बन है उसका डबल हो, उसका डबल है वो वाला असंतृप्त होगा, और डबल में से 2 कम है वो असंतृप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 दूनी 6 और प्लस, तो डबल भी नहीं है और डबल से अधिक है, तो ये तो नहीं है असंतृप्त। और ये देखिए 3 दूनी 6 और 2 8, ये भी प्लस है, ये नहीं होगा। और C3H6 डबल है, तो डबल है तो ये डबल बॉन्ड वाला है। ठीक है, तो ये है। और C2H2 यानी कि यहाँ पर ये होता है C2, जब CnH2n रखेंगे फॉर्मूला तो क्या बनेगा, C2H4 बनना चाहिए, तो ये तो C2H2 है। ठीक है, तो अगर यदि मैं इसमें ये फॉर्मूला लगा दूँ CnH2n-2, तो 2 रखो, तो फिर बन जाएगा C2H2, यानी ट्रिपल बॉन्ड वाला ये। ठीक है, तो ये 2 ही हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये तो सिंगल बॉन्ड वाला है। तो असंतृप्त को हमने पहचान लिया है। असंतृप्त कौन कौन से हैं, एक C3H6 है और C2H2 है। ये संकलन की अभिक्रिया होगी। तो ये प्रश्न आप मत करना अपनी नोटबुक में। अगला प्रश्न पूछा है, मक्खन खाना बनाने वाले तेल के बीच में रासायनिक अंतर समझने के लिए एक परीक्षण बनाइए। एक तो मक्खन और दूसरा खाना बनाने वाला तेल, इसके बीच में एक अंतर बताने के लिए हमें परीक्षण बनना है। तो देखिए, मक्खन एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें खाद्य तेल एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। खाद्य तेल जो है वो तो हमारा असंतृप्त तेल है, और जो मक्खन है वो एक संतृप्त है, यानी सिंगल बॉन्ड वाला है। इन दोनों में अंतर इस प्रकार कर सकते हैं, जब हम थोड़े से मक्खन को गर्म करते हैं उसमें कुछ बूंदे ब्रोमीन जल के डालते हैं तो ब्रोमीन जल का रंग नहीं उड़ता। इससे पता चलता है कि मक्खन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक तो ये टेस्ट है।
दूसरा है, जब हम खाद्य तेल में ब्रोमीन जल डालकर हिलाते हैं तो कुछ समय बाद ब्रोमीन जल का रंग उड़ जाता है। इससे पता चलता है कि खाद्य तेल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ये प्रयोग नया आया है, हमें ये प्रयोग पता होना चाहिए। तो ये प्रश्न आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपन इसमें जो एक लास्ट प्रश्न है वो है कि साबुन की सफाई की प्रक्रिया को समझाइए। तो साबुन की सफाई की जो प्रक्रिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि साबुन जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो मिसेल का निर्माण करेगा, मिसाल एक गुच्छे में बदल जाएगा, है ना। और इसमें लंबी पूंछ जो हाइड्रोकार्बन भाग होती है और इसका सिर जो होता है वो ध्रुवीय भाग होता है, जलरागी भाग होता है। जो पूंछ होती है वो तेलीय गंदगी से चिपक जाती है। जब हम जल को हिलाते हैं तेलीय गंदगी ऊपर उठने का प्रयास करती है और छोटे छोटे टुकड़ों में वियोजित हो जाती है। इस प्रकार दूसरे अपमार्जक अणुओं को पूंछ को तेल में से चिपकने का अवसर प्रदान हो जाता है। अब इस विलयन में से छोटी छोटी तेलीय कणिकाएं चारों तरफ अपमार्जक अणु से गिर जाती है और परस्पर संयुक्त होकर पुंज बनाने में वंचित रह जाती है। अतः इस प्रकार हम साबुन की सफाई क्रिया का वस्तु से तेलीय गंदगी को दूर करते हैं। तो ये प्रश्न नहीं करो, आपकी इच्छा हो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो कर लेना, और नहीं भी करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से ये जो चैप्टर था अपना 4th चैप्टर, ये हमने कम्प्लीटली विद प्रश्न उत्तर के साथ अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम 5th चैप्टर जो है अपने 10th क्लास का उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।